Hello, dear students. Today I will discuss non-Mendelian inheritance. In non-Mendelian inheritance, one topic that is incomplete dominance I discussed you earlier. Now I will explain other topics. First, I will explain what is non-Mendelian inheritance. All patterns of inheritance could not be explained exclusively on the basis of Mendel's original principles. एंड कॉम्प्लेक्सिटीज वेयर ऑब्जर्व बाय लेटर वर्कर्स। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बताए थे, तीन रिजल्ट बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, केवल उनकी ही बेसिस पर सारे जो जेनेटिक फिनोमिनन होते थे, इनहेरिटेंस के फिनोमिनन होते थे, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था और इसीलिए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस आर, तो क्या क्या इसके अंदर क्या ऐसे फिनोमेनन्स थे, क्या एग्जाम्पल्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोगों ने पढ़ने हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं स्पेशली आपकी क्लास के लिए। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये चार पढ़ने हैं। मैंने आपको बताया कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंटल प्लान था उसकी बेसिस पर फोर पॉस्टुलेट्स बताए थे, तो वो जो फोर पॉस्टुलेट्स बताए थे मेंडल ने, उनमें से फर्स्ट पॉस्टुलेट था कि एनी ट्रेट विल बी डिसाइडेड बाय टू यूनिट फैक्टर्स। और दूसरा पॉस्टुलेट जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको कहते हैं, व्हेन two dissimilar unit factors will remain present together, then only one can express itself. That is law of dominance. Uh, Here you can see that there are four examples of non-Mendelian inheritance. In non-Mendelian inheritance, you can see there is codominance, incomplete dominance, multiple allelism, and polygenic inheritance. These two, multiple allelism and polygenic inheritance, are exceptions to first postulates, that is, our character will be decided by pair of unit factors. And in complete dominance and codominance, these two phenomena are the exceptions of second postulate, that is law of dominance. Okay, students? I will explain you this. What is incomplete dominance? In previous lecture, I explained incomplete dominance in the Snapdragon anti-dynam Magus plant, uh, or you can also see this in 4 o'clock plant, that is Mirabilis jalapa. A cross between varieties with red and white flower produces all pink in F1 progeny. The F1 when served gives F2 progenies which are red, pink and white in the ratio of 1:2:1. The phenotypic and the genotypic ratios of F2 are the same in the case of incomplete dominance. तो जैसा कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था, F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 बताया था, वो तो ठीक है यहाँ भी, लेकिन उन्होंने फेनोटाइपिक रेशियो में बताया था 3:1, यानी दो ही प्रकार के पौधे आते थे, या तो डोमिनेंट ट्रेट के जैसे या तो रेसेसिव ट्रेट के जैसे। यहाँ पर एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी दिखा और वो ना तो डोमिनेंट के जैसा है ना ही रेसेसिव के जैसा है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ ना तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है ना ही रेसेसिव, और इसे ही कहा गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, बल्कि उन दोनों के बीच का कोई कॉम्बिनेशन अपने आप को कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंडल के लॉ में इन्होंने F1 जनरेशन में देखी पहले दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ F2 जनरेशन को आप देख सक रहे हो कि इसमें जीनोटाइप रेशियो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक रेड और एक वाइट ये तो लिए ही गया था पेरेंट के रूप में, लेकिन जो ये पिंक आए हैं,
ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन है, और यही पिंक फ्लावर्स जो हैं F2 जनरेशन के या F1 जनरेशन के सारे पिंक फ्लावर्स जो आते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम आपकी बुक का डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसको अपनी बुक में। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस absence ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस इज indicated by the F1 plants that are intermediate and thus can be further confirmed if the phenotypic ratio in F2 is 1:2:1. Due to incomplete dominance, a cross between blue and white एशियन फाउल होते हैं ब्लू और वाइट कलर के, उनमें भी ऐसा देखा गया कि 50% ब्लू और 50% वाइट फाउल्स आते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल ये है, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं दिया गया तो इसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट ये एक और एग्जांपल है। नाउ दिस इज द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे, दैट इज कोडोमिनेंस. I introduced you the topic. What is the codominance? When in any individual at any time pair of unit factors are present. Pair of unit factors are present and both unit factors express itself. That is contradiction to Mendel's laws of dominance. Mendel said that only one, if two unit factors of dissimilar nature are present along with, then only one can express itself, that will be known as dominant. But here you can see that in case of codominance both the unit factors will express itself. In this inheritance the heterozygote का मतलब ही हुआ कि जब कभी दोनों जीन्स जो डिसिमिलर नेचर के हैं वो एक साथ आ जाएं, यानी डोमिनेंट एक जीन हो और एक जीन रिसेसिव हो, तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द फेनोटिपिक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है। बोथ होमोजाइगोट्स, तो अगर होमोजाइगोट्स होते हैं देखिए तो कोई टेंशन नहीं है, वहां तो दोनों जीन सेम के ही टाइप के होते हैं, या तो दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं या तो दोनों रेसेसिव होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर कैपिटल टी दोनों जीन होंगे, दोनों ही जीन अगर कैपिटल टी होंगे या स्मॉल टी होंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ये जो है वो लॉन्ग प्लांट है और ये डॉर्फ प्लांट में डेवलप होगा। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो केवल यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था, ऐसा मेंडल बताते थे। लेकिन अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलना है तो इसके अनुसार कैपिटल टी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और स्मॉल टी भी खुद को एक्सप्रेस कर लेगा। तो यही कोडोमिनेंस था जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। द ह्यूमन बीइंग ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप is showing the phenotypic effect of both IA and IB कोडोमिनेंट जीन्स। यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और बेटा आप याद रखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ओ और ए बी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनमें केवल ए बी ब्लड ग्रुप ही कोडोमिनेंस को प्रेजेंट करता है। ये हमेशा गलत कर देते हैं बच्चे, और आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप ही जो है वही कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, कोई और ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल नहीं है। कंफ्यूजन इसलिए आती है क्योंकि मल्टीपल एलिलिज्म भी आपके केस में कोर्स में है, और मल्टीपल एलिलिज्म में आपका ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, उन सब का भी, उससे भी रिलेटेड डिस्कशन आपकी कोर्स में है। लेकिन जब बात कोडोमिनेंस की आएगी तो एग्जाम्पल केवल ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग होगा। और ये कैसे आता है, दिस इज द phenotypic effect ऑफ बोथ IA एंड IB कोडोमिनेंट जीन्स। एक्चुअली IA जीन और IB जीन ये 2 जीन होते हैं ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं, लेकिन ये दोनों जीन जब एक साथ कभी आ जाते हैं और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट नेचर के होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेंडल ने तो बताया था कि एक जीन डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन ये है कि एक्चुअली जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन का वो 2 जीन से डिसाइड नहीं हो रहा है, वो 3 जीन से डिसाइड होता है, जिसमें से 2 जीन IA और IB वो दोनों डोमिनेंट नेचर के जीन है, एक और तीसरा जीन स्मॉल आई से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी होता है, और ये टोटल 3 जीन ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। और स्मॉल आई जो है वो रेसेसिव है और
IA और IB ये दोनों ही डोमिनेंट नेचर के जीन हैं। तो इसलिए यहाँ आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि IA, IB दोनों डोमिनेंट है, स्मॉल आई जो कि रेसेसिव है। तो स्मॉल आई जो रेसेसिव है उसकी वजह से आपको ये ऐसा देखने को मिलता है। टाइप AB ब्लड ऑफ द ABO ब्लड टाइप, देखिए ह्यूमन के ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है, AB ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप टाइप नाम दिया गया है। तो इसमें से सिर्फ AB ब्लड सिस्टम जो है, AB ब्लड ग्रुप है, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। द रेड ब्लड सेल्स एक्चुअली होता क्या है, द रेड ब्लड सेल्स RBC सेल्स होती हैं। ह्यूमन का आप जानते होंगे, ह्यूमन का जो ब्लड है, तो ब्लड में आप जानते हैं ब्लड के मेजर 4 कंपोनेंट्स हैं। एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसके अलावा 3 सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये जो WBC, RBC प्लेटलेट्स है उनमें से सिर्फ और सिर्फ RBC ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाले जीन उस पर स्थित होते हैं, RBC सेल्स होते हैं, RBC जीन जहां पर होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो RBC सेल्स होती है उन पर कुछ उनकी जो जोनर मेम्ब्रेन होती है, RBC सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है जोनर मेम्ब्रेन, और उस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन किसी जीन से एक्सप्रेस होंगे ना, तो ये जीन जो इन प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, तो ये प्रोटीन कोई है तो इसको एंटीजन कह देते हैं, आप जानते हैं एंटीजन इसको कहते हैं। तो आपको तो याद रखना, आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन की जो आरबीसी सेल्स होती है उनमें एंटीजेंस होती है उनके सरफेस पर, और इनमें से जो ये एंटीजेंस होते हैं, कई सारे एंटीजेंस होते हैं एक्चुअली। इसमें से एक एंटीजन होता है कैपिटल H एंटीजन, और ये कैपिटल H एंटीजन जो होता है वो 3 एलिल्स IA, IB और स्मॉल I से डिसाइडेड होता है, IA, IB और स्मॉल I से डिसाइडेड होता है। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का जो ब्लड है, तो ब्लड में जो आरबीसी सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी सेल्स की मेम्ब्रेन पर कुछ एंटीजेंस पाए जाते हैं, और ये जो एंटीजेंस होते हैं इनमें एक एंटीजन H एंटीजन है, और सिर्फ उस एक H एंटीजन के बारे में हमें पढ़ना है। वो H एंटीजन जो है वो, भाई एंटीजन क्या है, एक्चुअली एक प्रोटीन है। एंटीजन मैंने आपको बताया एक प्रोटीन है, और प्रोटीन यानी जीन वन एंजाइम वन प्रोटीन, एक जीन एक्सप्रेस करके कोई एंजाइम या प्रोटीन ही तो बनाता है। तो जो जीन इस प्रोटीन को, इस H एंटीजन को बना रहे हैं वो 3 जीन होते हैं, जबकि मेंडल ने ऐसा बताया था कि एक ट्रेट को निर्धारित करने को 2 ही जीन होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक ट्रेट है H एंटीजन, और H एंटीजन को कौन निर्धारित करता है, कौन डिटरमाइन करता है, 3 जीन निर्धारित करते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल I। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। फिर कोडोमिनेंस का जेनेटिक बेसिस क्या है, बोथ IA एंड IB आपने देखा 3 जीन निर्धारित कर रहे थे ABO ब्लड सिस्टम को, जब IA और IB दोनों ही आपको बताया मैंने डोमिनेंट नेचर के होते हैं, और वो जब एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वो जो H एंटीजन है, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर बनने वाला H एंटीजन है, इस H एंटीजन को मॉडिफाई कर देते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करने में क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो IA जीन है वो एन एसिटिल ग्लूकोसा वो एन एसिटिल गैलेक्टोसाइमीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, ये एक मॉलिक्यूल है, इसे बनाता है। IA जो है एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन को बनाता है और H एंटीजन से जोड़ देता है। इसी तरह जो IB जीन है वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, वो गैलेक्टोज बनाता है। जब भी कभी IA जीन होगा तो उसकी वजह से एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन बनेगा, और IB जीन प्रेजेंट होगा तो गैलेक्टोज बनेगा। ठीक है, देखिए H एंटीजन है एंड H एंटीजन पर IA अगर जीन आ गया है तो इसका मतलब है एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन बन गया है इसके साथ, और अगर IB जीन रहा
तो गैलेक्टोज बनता है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गए तो दो के दोनों ही ऐड करेंगे अपने आप को, तो इससे जो एच एंटीजन है जनरली क्या होगा, जनरली तो ऐसा होगा कि या तो आई ए जीन प्रेजेंट हो या आई बी जीन प्रेजेंट हो। जब दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा, तो दोनों में से एक ही प्रेजेंट है तब तो ठीक है, या तो एच एंटीजन में गैलेक्टोज मिलेगा या तो एच एंटीजन में एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर दोनों जीन कभी एक साथ आ गए तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल एच एंटीजन में पाए जाएंगे। तो एच एंटीजन जो है इस टाइम पर बिल्कुल डिफरेंट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये आपकी बुक में ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी बुक में लिखे गए हैं।